त्रावणकोर जो है वो 12 अगस्त 1947 को ज्वाइन कर लेता है इंडिया को। इसके बारे में हम बताया कि बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं भोपाल के बारे में। तो यहाँ के जो नवाब हैं वो हैं हमीदुल्लाह खान साहब। तो हमीदुल्लाह खान साहब जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो बहुत क्लोज थे किसके, मोहम्मद अली जिन्ना के। और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर उनको ऑफ़र किया था कि आप जनरल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है पाकिस्तान की उस पर आप आइए, उसको हम आपको ऑफ़र करते हैं, बट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा किसको, पाकिस्तान को। अब आप देखो भोपाल जो है वो सेंटर पॉइंट पे है और वो वहाँ से पाकिस्तान का पार्ट बन जाता, तो देश के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पाकिस्तान बन जाते हैं। मतलब इंडिया के अंदर एक हैदराबाद बन जाता, एक आपका अभी जो आपने पढ़ा जूनागढ़ वो बन जाता, एक आपका ये भोपाल बन जाता। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से बन जाते कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर 11 अगस्त को दिन आता है, 11 अगस्त का, और इस 11 अगस्त को माउंट बैटन जो है वो नवाब को कहते हैं कि प्लीज़ आप साइन कर दीजिए इसके ऊपर, आयु मतलब जो आपका वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है उसे आप साइन कर दीजिए और आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक तरह से मतलब इंडिया में सम्मिलित हो जाइए। लेकिन नवाब इस बात से डिसएग्री कर देते हैं। नवाब कहते हैं नहीं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। नवाब डिसएग्री करके इसे कर देते हैं होल्ड पर और कहते हैं हमें थोड़ा टाइम चाहिए और हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। और वो अपने साथ में जो है जो उसकी कॉपी होती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की वो ले जाते हैं साथ में। और 25 अगस्त का दिन आता है, 25 अगस्त, ठीक है। टेक टाइम टू थिंक, उन्होंने बोला कि भैया मैं टाइम लूँगा इस चीज़ को सोचने के लिए। और यहाँ पर भोपाल के नवाब ने दोबारा से यहाँ पर साइन किए उसके ऊपर और उन्हें बोला कि यार नहीं, और इन्होंने एक लेटर को राइट किया किसको, माउंट बैटन को, कि हाँ मुझे लगता है कि जो आपने ऑफ़र दिया है वो बिल्कुल सही है और मेरी जो प्रजा है उसके लिए, जो मेरे जो लोग हैं उनके लिए यही चीज़ सही रहेगी। और यहाँ पर फाइनली वो 25 अगस्त को यहाँ पर साइन कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को। तो इन्होंने 12-13 दिन का यहाँ पर टाइम लिया है, 14 डेज़ का। और उसके बाद में इन्होंने भोपाल को भी जो है वो पार्ट बना दिया किसका, आपके किसका, इंडिया का, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से हैदराबाद की तरफ में। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो केस है वो है हैदराबाद का। अभी एक मूवी आई थी रज़ाकार, वो भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। हैदराबाद के जो नवाब थे उनका नाम है मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान, नाम फिर से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रखिएगा। मीर उस्मान अली खान इनका नाम है। नवंबर 1947 के अंदर इनके एक बहुत क्लोज़, नवाब का बहुत क्लोज़ एक बंदा था, नवाब क्लोज़ पर्सन, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ये वो इंसान है जिसने मतलब हैदराबाद में आतंक मचा रखा था अपना। इन्होंने ही एक तरह से मतलब राइट्स वगैरह जो हैं लोगों को डराया धमकाया हुआ था पूरे हैदराबाद के अंदर। उस्मान का बड़ा क्लोज था, मतलब मीर उस्मान जो अली खान थे उनके बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज था। ये यहाँ पर एक मीटिंग रखता है और ये मीटिंग किसके हाथ में होती है, नवाब और कासिम रिजवी के बीच में। और कासिम रिजवी उस मीटिंग के अंदर नवाब पे चढ़ जाता है और एक हॉट आर्ग्यूमेंट करता है और कहता है कि आपने सोचा भी कैसे कि हम हिंदुस्तान जैसे देश के साथ में मर्ज करेंगे, हम अपने को वहाँ पर जोड़ेंगे इनके साथ में। फिर हैदराबाद जो है बेसिकली बहुत फेमस है। और फेमस क्यों हुआ, क्योंकि ये एक तरह से ब्रिटिश जो क्राउन था उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल्दी जो रियासत है वो हैदराबाद थी। जो आज का आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इसके बहुत सारे हिस्से आज के हैदराबाद के अंदर मर्ज थे एक तरह से। जो आज का हैदराबाद है वो तो था ही, इसके साथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, इनके डिस्ट्रिक्ट भी इस वाले हैदराबाद के अंडर में थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में हुआ करता था एक तरह से, या रियासत थी एक तरह से वो। और ये इंडिया के अंदर रिचेस्ट जो कहते हैं रियासत वो थी एक तरह से। अब कासिम ने यहाँ पर एक बहुत खतरनाक खेल रचा और उसका नाम क्या है, रज़ाकार। इसने एक अपनी खुद की आर्मी क्रिएट करी, रज़ाकार ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या करते थे, ये जो भी नवाब के खिलाफ जाया करता था उसे जान से मार दिया करते थे बेसिकली ये, ठीक है। और ये कम्युनल वायलेंस के अंदर बिलीव किया करते थे। ये लोगों को
मतलब आपस में भिड़ाया करते थे हिंदू और मुस्लिमों को, और ये हिंदुओं के बड़े खिलाफ थे एक तरह से। तो रज़ाकार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू विरोधी थी उस समय पर, और हैदराबाद के जितने भी हिंदू थे वो इनसे बड़े तंग थे, इनसे कहते हैं, ठीक है। और ओस्मान ने यहाँ पर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। अब ये क्या होता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये वो टर्म है जिसके अंदर ना तो मैं इंडिया का पार्ट बनूंगा, ना मैं पाकिस्तान का पार्ट बनूंगा, और ना ही मैं अभी इंडिपेंडेंट रहूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए, और कहते हैं कि लगभग 1 साल तक ये एग्रीमेंट रहा। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफ हैदराबाद कितने साल तक रहा, तो लगभग 1 साल तक रहा, और इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है उसे साइन करने से मना कर दिया था कि हमें अभी स्टैंड स्टिल हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे 1 साल के लिए, और उसमें बाद में सोचेंगे। हैदराबाद ने यहाँ पर 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को ऑफ़र किए थे, जिसके अंदर उन लोगों ने यहाँ पर 20 करोड़ से बहुत सारे जो आर्म्स वगैरह हैं वो ख़रीद लिए थे। तो यहाँ पर इंडिया को ये लगा कि हैदराबाद जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, पाकिस्तान को, चाहे उनको लोन के तौर पे दिए हो, चाहे उनको एज आ मदद दी हो। लेकिन यहाँ पर एक तरह से क्या है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि उन लोगों ने उससे क्या ख़रीदा, आर्म्स खरीदे, और आर्म्स से क्या होगा, वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, और नवाब मीर उस्मान अली खान को बोला कि भाई तूने ये चीज़ गलत करी है, ये जो तूने 20 करोड़ रुपये जो तूने पाकिस्तान को दिए हैं ये बहुत गलत दिए हैं। और यहाँ पर रज़ाकार का जो खौफ था वो पूरे हैदराबाद में और ज़्यादा, कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुका था। हिंदू जो हैं वो घर से बाहर निकलते नहीं थे, और हिंदू जो हैं वो अपने धर्म को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रहे थे। और यहाँ पर इसी बीच में जो हैदराबाद की देखें तो 1/4 पॉपुलेशन जो है, अगर हम क्वेश्चन आता है कि भैया पॉपुलेशन कितनी थी वहाँ पर, तो 1/4 पॉपुलेशन ही सिर्फ क्या थी, मुस्लिम थी। क्या थी, मुस्लिम थी। तब भी रज़ाकार जो हैं वो हिंदुओं पे वहाँ पर भारी पड़ रहे थे। इसी बीच में कश्मीर का जो मुद्दा है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था, और इंडियन आर्मी वहाँ पर बिजी थी। क्या हुआ है, इन्होंने यहाँ पर मदद करी किसकी, 20 करोड़ रुपये दे करके। कहाँ पर, कहाँ मदद करी इन्होंने मदद करी है किसकी, पाकिस्तान की। और वहीं पर जो रज़ाकार हैं उन्होंने पूरे हैदराबाद के अंदर खौफ मचा दिया है। एंड देन उसके बाद में क्या होता है, जो कश्मीर का मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से जो इंडियन आर्मी है वो वहाँ पर बिज़ी हो गई थी। तो कासिम को ये बात पता थी। कासिम ने कहा कि भाई जो पूरा ये जो सिस्टम है ये वहाँ बिज़ी है, तो हम तो जो मर्ज़ी करें, हमें कोई पूछ कहेगा नहीं। तो यहाँ पर कैबिनेट और कांग्रेस जो है वो मिलिट्री एक्शन को अलाउ नहीं कर रही थी हैदराबाद के अंदर। जो कांग्रेस थी और कैबिनेट थी उस समय की, वो एक्शन जो आर्मी एक्शन था उसे अलाउ नहीं कर रही थी हैदराबाद के अंदर। अब उनको ये था कि भैया अगर वहाँ पर हमने आर्मी को भेज दिया हैदराबाद के अंदर, तो पूरा साउथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और पूरे साउथ के अंदर एक डर का माहौल फैल जाएगा। इसी चीज़ से बचने के लिए कैबिनेट और कांग्रेस ने वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, आर्मी एक्शन को अलाउ करना बंद कर दिया था। मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम अलाउ नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन फिर यहाँ पर दिन आता है 15 अप्रैल का 1948 का दिन आता है, जिसके अंदर लायक अली खान जो कि हैदराबाद के पीएम थे, वो नेहरू से मिलते हैं। अब हैदराबाद के खुद के पीएम थे जिनका नाम क्या है, लायक अली खान, और वो यहाँ पर नेहरू से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि जो कासिम की जो रैलीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग हो रही हैं। नेहरू उनको थोड़ा धमकाते हैं कि भाई कासिम थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो फिर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस बात से लायक अली खान जो है थोड़ा डर जाते हैं, और 16 अप्रैल को यहाँ पर मीटिंग होती है किसके बीच में, पटेल और अली के बीच में। मतलब अली मैट द पटेल, यहाँ पर बेसिकली ये है। इस दिन को क्या होता है, लायक अली खान जो है वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनसे मिलते हैं, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो हैं उनको वार्न करते हैं कि भैया हम लोग मिलिट्री एक्शन तुम्हारे ऊपर ले सकते हैं। अब इसके बाद में दिन आता है 22 अप्रैल का, 22 अप्रैल 1948 का। नवाब ने यहाँ पर माउंट बैटन को लिखा, और जो माउंट बैटन है उनको ये लिखा यहाँ पर कि जो हमारे रिलेशंस हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, उसे हमें अपने कंट्रोल में करना चाहिए। इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी इसके अंदर। तो इस दिन एक लेटर लिखा गया है किसको, लॉर्ड माउंट बैटन को। किसके द्वारा, आपके नवाब के द्वारा।
और उसमें कुछ डिमांड रखी हैं। इन्होंने बोला कि हमें हैदराबाद के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्या चाहिए? हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस चाहिए। अब ये क्या है, जैसे कश्मीर को दिया गया है वैसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट और स्पेशल चीज़ें जो हैं वो आप हमें प्रोवाइड कीजिए। जैसे पहली क्या है कि हम इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे, हमारी खुद के लॉज होंगे, हमारी 20,000 की आर्मी को हम होल्ड कर सकें, और इंटरनल एग्रेशन होने पर इंडियन आर्मी कभी बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, बीच में अपना जो है इंटरफेरेंस नहीं करेगी इसके अंदर। तो पहली डिमांड क्या है? इंडिपेंडेंट नेशन। दूसरी डिमांड क्या है? हमें खुद के जो लॉज हैं वो हम खुद बनाएंगे, 20,000 की आर्मी हम होल्ड करेंगे, और चौथा क्या है? इंटरनल एग्रेशन के दौरान में इंडियन आर्मी कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी यहाँ पर। तो ये डिमांड इन्होंने लिख के भेजी किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। उनको ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन अगर ये चीज़ करेंगे तो एग्री करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। अब यहाँ पर दिन आता है 13 जून का, 13 जून 1948 पर। अब यहाँ पर नेहरू और पटेल, नेहरू प्लस में पटेल जो हैं वो एग्री कर जाते हैं किस चीज़ के ऊपर? इस स्पेशल स्टेटस के ऊपर। वो कहते हैं ठीक है, आपको ये सब चीज़ें चाहिए, हमने आपको ये सब चीज़ें दे दी। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसके ऊपर? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों को ये लगा कि ये तो अगर उनकी खुद की आर्मी होगी, इंटरनल एक्शन नहीं होगा, तो फिर भैया अगर इंटरनल एक्शन होता है तो इंडियन आर्मी वहाँ पर अपना इंटरफेरेंस नहीं दे सकती, तो इसका मतलब एक देश के अंदर एक और देश पैदा हो जाएगा। इंडिया के अंदर जब कोई स्टेट खुद की आर्मी रख पाएगी तो उसके से क्या होगा? खुद की एक तरह से वो नया नेशन बन गया वहाँ पर। तो यहाँ पर लायक अली खान ने यहाँ पर धमकी देते हुए कहा, लायक अली कौन थे? जो हैदराबाद के पीएम थे। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम चले जाएंगे कहाँ पर? यूएनओ पे। पहले माउंटबेटन कह रहे थे यूएनओ जाने के लिए, अब लायक अली खान जो है वो कह रहे हैं मैं यूएनओ चला जाऊंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई तुझे जो करना है वो कर, और इस बार जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर अलाउ कर दिया क्या? मिलिट्री एक्शन, और उन्होंने पूरी मिलिट्री जो है वो हैदराबाद में उतार दी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखता है कि हैदराबाद के ऊपर हमारी हुकूमत कैसे बनी? क्योंकि हमने वहाँ पर मिलिट्री एक्शन करवाया। क्या किया? मिलिट्री एक्शन करवाया वहाँ पर, ठीक है। और दिन आता है यहाँ पर 10 सितंबर का, सारे दिन बीत जाते हैं। 10 सितंबर का दिन आता है 1948 का, और नेहरू ने यहाँ पर एक लास्ट वार्निंग दी किसको? लायक अली खान को और नवाब को कि भैया तुम्हें मर्ज होना है तो हो जाओ। तो ये वो दिन है जिस दिन इन्होंने लास्ट वार्निंग दी है इनको, नहीं तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं? मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं। और कहते हैं कि जब लायक अली खान ने थोड़ा टाइम लगाया सोचने में, तो 13 सितंबर 1948 ये वो दिन है जिस दिन हैदराबाद के अंदर इंडियन आर्मी उतर जाती है और पूरी जो रजाकार जो उनकी वो थी ऑर्गेनाइजेशन थी उसे धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर देती है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा नोट कर लीजिएगा। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैटरपिलर। कई बार आता है ऑपरेशन कैटरपिलर किससे रिलेटेड है? तो वो हैदराबाद जो इलेक्शन हुआ था उसके रिलेटेड है। फिर आता है ऑपरेशन पोलो भी इसको बोलते हैं, और इसको हम पुलिस एक्शन भी बोलते हैं। तो 3 नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ऑपरेशन कैटरपिलर, दूसरा है ऑपरेशन पोलो, तीसरा है पुलिस एक्शन। क्लियर है ये बात? और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि एक तरफ इंडियन आर्मी होती है और एक तरफ हैदराबाद की आर्मी, जिसे हम रज़ाकार भी कह सकते हैं, वो लोग लड़ते हैं आपस में। और ये जो थोड़ा सा ये देखते हैं आप, जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल चलता है लगभग 5 दिन तक। और 5 दिन के बाद में पूरी इंडियन आर्मी जो है वो हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और दिन आता है 17 सितंबर का, 17 सितंबर 1948 का। और ये वो दिन है जिस दिन हैदराबाद जो है वो यहाँ पर साइन कर देता है किसके ऊपर? किसके ऊपर? IOA के ऊपर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन कर देता है, और वो एक तरह से क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है किसका? इंडिया का। और इसमें वो जब क्या कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है इसके रिलेटेड कि
जो उस्मान अली खान थे, मीर उस्मान अली खान थे, उन्होंने यहाँ पर ARA पे गए और ARA पे उन्होंने स्पीच दी। और ये सी रघुपालाचारी जो उस समय पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको बोला कि प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो वॉर चल रहा है इंडियन आर्मी वर्सेस हैदराबाद आर्मी, इसे आप रोक दीजिए और मैं साइन करने को तैयार हूँ किसके ऊपर, IOA के ऊपर, ठीक है। और नेहरू और पटेल ने उस उस्मान मीर अली खान को खुश करने के लिए राज प्रमुख की पोस्ट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनको ऑफ़र के तौर पे दी थी, कहते हैं ऐसा। तो ये पूरा जो किस्सा है ये है हैदराबाद का। क्वेश्चन मैक्सिमम हैदराबाद से आते हैं। त्रावणकोर वगैरह जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, भोपाल भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हैदराबाद जो है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द रज़ाकार, जो वहाँ के लायक अली खान जो वहाँ के PM थे उनकी वजह से, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। एंड देन उसके बाद में पहली बार नेहरू ने यहाँ पर मिलिट्री एक्शन को अलाउ किया, किसके लिए, हैदराबाद के लिए। तो इस तरह से, और वो जो नाम दिए गए हैं ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पुलिस एक्शन, जो नाम दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए क्योंकि ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ का है, तो वो अमृतसर में हुआ था जो इंदिरा गांधी ने करवाया था। ऑपरेशन पोलो कहाँ का है, तो वो हैदराबाद में जब पुलिस एक्शन कराया गया था, तो ये वो चीज़ है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कहीं ना कहीं।